गुड मॉर्निंग मैम। लास्ट क्लास में हमने किया था प्रिंसिपल स्ट्रेस किया था, प्रिंसिपल एक्सेस किया था और रिजल्ट किया था इनवेरिएंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर। सपोज मेरे पास थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 दिस आर द सम ऑफ द मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ये सब कोई नहीं आ रही हुई या इन्हीं को नहीं आ रही। बाकी बच्चों को आ रही है ठीक है? मेरे पास भी नहीं आ रही मैम। और कोई हाँ, अब आ रही है भाई अच्छे से? चेक करने एक बार। यस मैम। ओके। तो हमारे पास जो थीटा 1 था, ये था हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का सम, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3। ये थीटा 2 था हमारा, दो दो की हमने प्रोडक्ट ले ली, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 3 टाउ मैम 1। इससे पहले वाले टॉपिक में भी एक डाउट था, वो हुआ नहीं, समझ ही नहीं आया। अच्छा, कहाँ, कौन से वाला? चलो उसका एक इक्वेशन तो बात। 6 के अंदर मैम वो नहीं सोल्व हुआ। इससे ऊपर वाला क्वाड्रेटिक, स्ट्रेच क्वाड्रेटिक या ऐसे कुछ है ना। इक्वेशन नंबर 6, वो मैम वो तो 6 उसका तो आगे ही है, ये पीछे पीछे है वाला। इक्वेशन 6 है मैम, उसके अंदर स्ट्रेच क्वाड्रेटिक नाम है। ओके ओके, टॉपिक का नाम स्ट्रेस क्वाड्रेटिक है। हाँ, इसमें बताओ, यहाँ पे। हाँ मैम, ये 2 कैसे हुआ ये नहीं समझ आया। एक तो ये हो गया आपका टाउ आई जे, इंटू में मैं ये जैसे ऑपरेट करती हूँ यहाँ पे इसको, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया हमारे पास, दोनों का सम हो जाता है। मान लो एक्स जे एज इट इज रखा हमने, ठीक है। और ये यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा एन जे, टाउ आई जे, टाउ आई जे है ना ये, और ये है डेल्टा, डेल्टा आई एन, ठीक है। तो आई यहाँ पे क्या है, हमारा डमी सुफिक्स है, तो ये बन जाएगा डेल्टा एन जे, या जे एन लिख सकती हूँ मैं इसको, साथ में क्या मेरा रहेगा एक्स जे, ठीक है। प्लस टाउ आई जे यहाँ पे है, और ये मेरे पास एक्स आई है, इसको इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये एक्स जे एन है हमारा यहाँ पे, और इसमें है, ओके, जस्ट ए सेकेंड। ओके, पहले तो ये ऑपरेशन हो गया हमारा, मुझे लगता है इसको अलग से ही लिख लें तो बढ़िया रहेगा। टाउ आई जे, मैम एक ये इक्वेशन तो थी पहले फर्स्ट चैप्टर में कि एक्स आई इज इक्वल टू डेल्टा आई जे इंटू एक्स जे, ये ये तो है बड़ा ना, था। बट टाउ इसके आई अंदर जे एक्स टाउ के जे ऊपर ही एन लगा रखा है, वो नहीं समझ आया। डेल्टा आई, क्या है, डेल्टा जे एन है या आई एन है?
ध्यान है किसी को? ये है मेरे पास इसे टाउ आई जे, ठीक है, और ये है डेल्टा आई एन, यहाँ पे डेल्टा आई एन और साथ में है एक्स जे। तो सबसे पहले तो अरे, चलो, ये है जैसे यहाँ पे टाउ आई जे इनटू में डेल्टा आई एन एक्स जे, ठीक है। पहले तो हम इसी टर्म को देखते हैं। एक्स जे तो हमारा एज इट इज रहेगा। अब ये है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, डेल्टा आई है या जे है? यहाँ पे आई है मैम, आई एन है, आई है, दूसरे में जे एन है। दूसरे में जे एन है। तो ये यस मैम। हमारी जो कंप्लीट बन जाएगी ये वाली, यहाँ टाउ आई जे है, ये डेल्टा आई एन है, तो आई यहाँ पे हमारा डमी सुफिक्स हो जाएगा। एक चीज आप इसको इस तरीके से ना देख के हम ऐसे करते हैं, ये जो इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा इस टर्म का तभी आ सकता है इफ n इज इक्वल टू आई या i इज इक्वल टू n, तभी आएगा ना, तभी इसका कुछ ना कुछ हमारा टर्म आएगी, अदरवाइज तो ये जीरो रहेगा। i इज नॉट इक्वल टू n के लिए, इस सुफिक्स के लिए ये हमेशा ही जीरो रहेगा। बट इफ यदि हम i की जगह भी यदि n पुट कर देते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी हमारे पास, यही है ना। यस मैम। हाँ, तो पूरी टर्म में हम इस वाले फैक्टर में पहले वाले को देखते हैं। पहले डेल्टा डेल्टा नहीं सॉरी टाउ एन जे, और ये तो हमारा 1 ही हो गया इनटू में एक्स जे, ठीक है, ये टर्म तो होगी हमारी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। प्लस हमारे पास ये वाली है अगेन डेल्टा जी एन है, यहाँ पे एन और जे को इक्वल होना पड़ेगा तभी कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन में जे की जगह एन पुट करना है मुझे, तो जे की जगह एन पुट कर लेते हैं। तो ये बन गई मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन है, डेट इज टाउ टाउ आई एन टाउ एक्स जे। आई एन और ये एक्स होगी जे। एक्स जे। एक्स जे को हमने क्या ले रखा है, अच्छा एक्स आई है, सॉरी यहाँ पे आई है ना, एन नहीं है, आई। सेकेंड टर्म को देख रही हूँ मैं, यहाँ पे आई है और ये हो गया हमारा 1, ये हमारी होगी सेकेंड टर्म। यहाँ पे आई एन में है, यहाँ पे जो सुफिक्स है डेट इज आई और एन, यहाँ पे ये भी आई है हमारा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ठीक है। तो एन को तो एज इट इज रहते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको इसी फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं हम। देखो इसका जो काम है और इसका काम है ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि आई और एन तीनों ही हमारे 1 2 3 वेरी होने हैं, ठीक है। तो हम इसको मैं ये पुट कर देती हूँ टाउ एन आई एक्स आई। अब अगेन आई और जे का हमारा सेम काम रहेगा, टाउ, क्योंकि हमें ये लेना ना, ये टाउ एन जे और एक्स जे, ये हो गया हमारा, ये देखिए। तो एक तो ये इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गया, तो दोनों का 2 टाइम्स हो गया हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ टाउ एन जे एक्स जे। क्लियर? हाँ गौरव। हाँ मैम, बट मैम फिर ये डेल्टा की वैल्यू दोनों में 1 हो जाएगी, ये मतलब इससे इस assumption से फर्क नहीं पड़ेगा। किससे? I इज इक्वल टू एन, जे इज इक्वल टू एन, फर्क क्या, देखो ये दोनों में अलग अलग अज्यूम कर रहे हैं ना आपने, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 1 चाहिए दोनों में, तो एडिशन कर दिया फिर आगे तो भी। तो यहाँ पे जो आपके पास जो यहाँ पे जो ये वेरिएबल मैंने किया है, ये क्या डमी डमी है? ये सम करूं मैं या ऐसे सम करूं या इसका ये चीजें, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आएगा, ये वाला, ये मान लो जे करके मैंने जे इज इक्वल टू 1 टू एन 1 2 3 मैम कर ऐसे दिया। कुछ पढ़ा तो था, बट उसके अंदर ये था कि फ्री वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं अपने, मतलब कि जैसे आई से जे कर सकते हैं, जे से कुछ और कर सकते हैं, कुछ भी नोटेशन दे सकते हैं। हम्म, इसमें डमी को कर रखा है मतलब। तो डमी को ही करेंगे, क्योंकि डमी का मतलब है यहाँ पे, जो डमी का मतलब है सम है। यहाँ पे मैं यहाँ पे जे की जगह कुछ और भी पुट कर सकती हूँ, के भी कर सकती हूँ,
ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में कर्ल जी और कर्ल एक्स एन इज इक्वल, ये एन तो रहेगा ही, इसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। ठीक है, इज इक्वल टू टाउ एन के एक्स के लिख सकती हूँ मैं। अब मान लो मैंने के लिख भी दिया यहाँ पे, के डमी सुफिक्स है, ऑप्ट्रोल आएगा तो समीशन ही ना। ठीक है, बट यहाँ पे जो एन है हमारा वो तो एन, ये तो रहेगा ही, एन तो रहेगा ही, बट यहाँ पे ये समीशन है तो मैं यहाँ पे इसको कर सकती हूँ, जे बी 1 2 3 वेरी करेगा, आई बी और के बी और एन बी। ऐसे तो नहीं कि आई आपका 1 2 3 हो रहा है, जे की वैल्यू 2 अच्छा से 3 ठीक है, नहीं, आ गया, आ फिर गया नहीं हो समझ। सकता। यदि अलग अलग वैल्यू होती है एक की भी तो तब नहीं होता है ऐसे। ठीक है, अब जैसे आप टाउ मेरे आई को मैम लिखो, वो थोड़ी उसमें टाउ प्रॉब्लम हो रही जे थी लिखो। स्टार्टिंग में कि डेल आई एन और डेल जे एन के अंदर अलग अलग अज्यूम कर रहे हैं अपने, आई इज इक्वल टू एन, जे इज इक्वल टू एन, नहीं नहीं नहीं, और उनको ना बाद में अलग फिर अलग अलग हैंडल करो उनको। जैसे आप यहाँ पे अपना रफ में जैसे भी आप लिखना चाहो तो इसको अलग से हैंडल करो। इसको ऐसे फर्स्ट फैक्टर मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको फिर उसको यहाँ पे अलग अलग सोल्व करके लिख दो। ठीक है, या आप यदि अच्छे से लिखना चाहते हो तो, अदरवाइज ये है ही हमारा हो गया। ठीक है, ठीक है मैम, किसी, आ गया समझ। ओके। तो अब हम पढ़ रहे थे इनवेरिएंस थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3। तो न्यू सिस्टम में भी हमारे वही रहेंगे, इनवेरिएंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर। ओके, नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टाउ आई जे इन टर्म्स ऑफ टाउ अल्फा। तो इस फॉर्म में हमारे जो स्ट्रेस टाउ आई जे को हम टाउ अल्फा की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टाउ अल्फा यानी कि हमारे जो स्ट्रेस है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेस है, दैट इज टाउ अल्फा। सो लेट्स से एक्स अल्फा बी द प्रिंसिपल एक्सिस। The transformation law for axis is x alpha is equal to a I alpha x I। अब जहाँ पे एड्रेस लिखते थे ना, यहाँ पे कैपिटल लिख लिया हमने एक्सेस प्रिंसिपल के लिए, एंड ए आई अल्फा इज इक्वल टू, ए आई अल्फा इज कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। और यदि वापिस से मेरी एक्स आई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्स आई इज इक्वल टू ए आई अल्फा एक्स अल्फा। सो द stress matrix related to the axis x alpha is, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक चीज ध्यान देने की, यहाँ पे जो हमारा फोर्स है स्ट्रेस है वो अकेला नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है, इनकी नॉर्मल स्ट्रेस ही यहाँ पे, हमारे पास शियर स्ट्रेस नहीं है इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग। सो टाउ डैश अल्फा बीटा इज इक्वल टू डायगोनल, जो वही रहेगा हमारा, ये एक्सिस है हमारे पास x1 x2 x3। ठीक है, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इन्हीं एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, यही प्रिंसिपल एक्सिस हमारे यही रहेंगे। x1 डैश भी कर देती हूँ तो यही रहेगा हमारा। ठीक है, तो टाउ डैश अल्फा बीटा इज इक्वल टू जो स्ट्रेस कंपोनेंट होंगे हमारे टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, ये हमारे सेम रहेंगे। सो लेट्स से टाउ आई जे विद द स्ट्रेस मैट्रिक्स रिलेटेड टू एक्स आई एक्सिस। देन ट्रांसफॉर्मेशन रूल हमने ये तो हमारे ओल्ड सिस्टम के लिए थे, न्यू सिस्टम के लिए हमने माने टाउ डैश अल्फा बीटा। तो टाउ आई जे इज इक्वल टू, अब हमारे पास न्यू वाले हमें पता है और पुराने वाला निकालना सपोज आपको, ए आई अल्फा ए आई बीटा टाउ डैश अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू आप लोगों ने अभी बताई थी ये है। तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है इसको हमने ए आई बीटा इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, मान लो हम टाउ अल्फा। ठीक है, ये टाउ अल्फा नहीं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वाला। तो जो हमारा समीशन आएगा यहाँ पे क्लियर ही है, समीशन दैट इज ओवर अल्फा 1 2 3। ठीक है, तो टाउ आई जे की जो वैल्यू होगी समीशन अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 ए आई अल्फा ए जे अल्फा टाउ अल्फा। ठीक है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 करते तो टाउ वन जो कि हम लेके चलते थे कि जो टाउ 1 है हमारा डेट इज टाउ 1 1। ठीक है, तो टाउ आई जे की वैल्यू होगी अल्फा 1 2 3 ए आई अल्फा ए जे अल्फा टाउ अल्फा। ये थे हमारे स्ट्रेस कंपोनेंट इन टर्म ऑफ टाउ अल्फा।
सो नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस। आप सिस्टम को, पूरे सिस्टम को प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस कब बोलोगे? ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस chosen along the principal direction of stress. Principal direction of the stress is referred to as principal axis of stress. तो जो हमने पहले बोला था कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है हमारा, या कि जो नॉर्मल हमारे सरफेस के, वो तो होंगे हमारे एक्सिस, और जो हमारा फोर्स लगेगा वो होगा हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इस पूरे सिस्टम को लेंगे प्रिंसिपल इन एक्सिस को बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। Okay, next example. So that as the orientation of a surface element at a point P varies, the normal stress on the surface element assume an extreme value maximum या minimum जो भी उसकी extreme value when the element is a principal plane of stress at that point and that this extremum value is principal stress। कहने का मतलब ये है हमारा जो सरफेस पे जो हमारा फोर्स लग रहा है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही लगेगा और वही हमारी एक्सट्रीम वैल्यू होगी। ठीक है, तो लेट्स से टाउ आई जे हमने स्ट्रेस टेंसर ले लिया, या कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस टेंसर एट द पॉइंट पी, और टाउ यहाँ पे जो है डेट इज अ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द सरफेस एलिमेंट एट पी हैविंग नॉर्मल इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर दिस। तो जो हमें जैसे चीजें दी हुई है स्ट्रेस कंपोनेंट मानेंगे, फिर नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, देन वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू, जो कि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ये हमने पहले किया था ये एक्सप्रेशन, टाउ आई जे वी आई वी जे, जो एन निकल के आया था ना आपको लोगों को ध्यान हो तो वहां से। सो टाउ की वैल्यू टाउ आई जे वी आई वी जे। ध्यान है ये एक्सप्रेशन इक्वेशन 1 कल ही किया था। क्या बात सुन नहीं यस रहे? मैम। सो वी हैव टू फाइंड वी कैप, यानी कि v1 v2 v3 निकालेंगे फॉर विच टाउ इज एन एक्सट्रीमम वैल्यू। तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो निकालना है टाउ की वैल्यू निकालनी है। सिंस वी कैप इज इक्वल टू वी आई इज ए यूनिट वेक्टर, वी हैव द रिस्ट्रिक्शन, तो v1 का स्केयर, v2 का स्केयर, v3 का स्केयर इज इक्वल टू 1 होता है हमारा। तो यहाँ पे ये देखिए vk इंटू vk माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। वी यूज अभी आप लोगों को ध्यान पहले किया भी होगा आपने, रियल एनालिसिस में किया होता है, एक्सट्रीमम मिनिमम वैल्यू निकालते तो हम लेग्रांज मल्टीप्लायर का यूज करते थे। एक फंक्शन है या एक उसके ऊपर कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन यहाँ पे हमारी 2 है, हमें निकालना है एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 विद द कंडीशन 2। ठीक है, लेग्रांज मल्टीप्लायर हो तो हम ये करते थे कि पहले वाला माइनस में दिस, जो हमारी कंडीशन लगा रखी लेमडा टाइम ऑफ दिस, लेग्रांज मल्टीप्लायर का हम यहाँ पे यूज करें। सो वी यूज द मेथड ऑफ लेग्रांज मल्टीप्लायर टू फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ टाउ। सो द एक्सट्रीम वैल्यू आर गिवन बाय, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वी आई, कर्ल बाय कर्ल वी आई टाउ आई जे वी आई वी जे माइनस लेमडा टाइम हमने ये मान लिया है बाय using Lagrange multiplier that is equal to 0। so equation number 3 हमें finally find क्या करनी है, टाउ की वैल्यू निकालनी है। so where lambda is the Lagrange multiplier, from equation 3 we find, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम टाउ आई जे एज इट इज, वी आई हम इसमें हमने पहले ले लिया वी जे को एज इट इज पुट कर दिया, और वी आई का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वी आई 1 होगा, तो हमारे पास वीजे बच गया, प्लस में वी आई तो एज इट इज, और डेरिवेटिव ओ पार्शियल डेरिवेटिव कल वीजे ओवर कल वी आई दैट इज डेल्टा आई जे आई। ये पता चल गया सबको या एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा यहाँ पे ये कैसे आई है?
क्या हुआ, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे आप लोग? आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ तो बता क्यों नहीं रहे बच्चे? कहाँ हो बाकी लोग, कहाँ हो भाई? ये स्टेप यहाँ से यहाँ ये डेरिवेटिव किया, ये समझ में आ गया? ये वाला हाँ या ना होता है, दो ही होते हैं, समझ में आ गया तो मैडम हाँ, नहीं है तो करा देती हूँ। हाँ मैम, क्योंकि वो एक तो कंपोनेंट्स हैं उसके नॉर्मल वेक्टर के, और एक वो स्ट्रेस फोर्स है। स्ट्रेस फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उसके डेरिवेटिव से, तो वो बाहर आ गया कांस्टेंट के तौर पे। इसका डेरिवेटिव करना था सिंपल, पहले इसको मान, इसका ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर वी आई एज इट इज, और कल वी जे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कल एक्स आई, कल एक्स आई। ठीक है, तो यदि हमारे पास ये वी आई है, सॉरी वी आई, वी वी जे, और यहाँ पे वी आई है, जे जे इक्वल टू आई होगा तभी 1 होगा, अदरवाइज ये 0 रहेगा। तो ये हमारा क्रोंकल डेल्टा होता है, वो लिख दिया हमने, डेल्टा आई जे, 0 या 1 वैल्यू होनी है। सो हेयर डेल्टा आई जे माइनस लेमडा, अब इसका करेंगे 2 वी के इंटू में डेल्टा आई के, तो ये था ना हमारा वी के स्केयर था, ये वी के स्केयर यहाँ पे, तो ये हो गया 2 टाइम वी के इंटू में वी के का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी आई, दैट इज डेल्टा आई के, so that is 0। so इसको हम थोड़ा ये सिंप्लीफाई था मैम, करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ही था ये, इसका डेरिवेटिव कर रहे थे तो कॉन्कर डेल्टा का यूज कर रहे थे वहाँ पे भी। हम्म, सो ये आ गया हमारा, ओके। यहाँ पे Vj है, ये डेल्टा आई वी आई है, अगेन बाय यूजिंग दी सब्स्टिट्यूशन लॉ, तो ये जो हमारा निकल के आएगा ये आएगा Vj। ठीक है, आई डमी, आई यहाँ पे डमी वेरिएबल है, जे इज अ फ्री सुफिक्स, तो इससे जो कंप्लीट आएगा डेट इज वी आई आएगा हमारा यहाँ से, वी सॉरी वी जे, तो 2 टाइम हो गया, 2 टाइम टाउ आई जे वी जे माइनस, अब यहाँ पे देखिए डेल्टा आई के, ये तभी इसकी वैल्यू आएगी फाई इज इक्वल टू के। ठीक है, अगेन बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन लॉ, यहाँ पे हेयर के इज द डमी सुफिक्स, आई इज द फ्री सुफिक्स, तो यहाँ पे आ गई वी आई, यानी कि -2 लेमडा वी आई इज इक्वल टू 0। सो 2 कैंसिल हो गया थ्रू आउट द इक्वेशन, सो दैट इज वी जे। अब हम इसमें देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे वी जे है, यहाँ पे वी आई है, ठीक है, बट ये तो डमी रहेगा ही। ठीक है, तो माइनस लेमडा डेल्टा आई जे वी जे, हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो अगेन बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन लॉ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जे है जो दैट इज डमी सुफिक्स, वापिस हमारा वी आई आ जाएगा, तो यहाँ पे मैम एक वी बार जे। रिपीट करना फिर से ऊपर से, वेयर लैम्डा इज लैग्रांज मल्टीप्लायर, इसके नीचे ये कि फर्स्ट इक्वेशन ठीक है, उसके बाद वाला कैसे आया? फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट नहीं नहीं इक्वेशन तो मैम, ये, वही 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 नीचे ही नीचे ही। ये आप जो अभी समझा रहे थे इस लाइन के नीचे, वेयर लैम्डा इज लैग्रांज मल्टीप्लायर, इसकी फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, समझ आ गई, इसके नीचे वाला अच्छा वहां से इसके एक बार नहीं, फिर से करवा दो। ये वाला, ये वाला, हाँ मैम। अच्छा ठीक है। जैसे टाउ आई जे तो हमारा बाहर ही है, ठीक है, ये रहा टाउ आई जे, साथ में है हमारा ये वी जे प्लस, अब यहाँ पे देखते हैं जैसे डेल्टा आई जे इंटू में वी आई है। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे सोच सकते हो इसको, यहाँ पे जो मेरा आई है ना वो डमी सुफिक्स है। ठीक है, और जब j इज इक्वल टू आई होगा, यहाँ पे j इज इक्वल टू आई होगा, तभी इसकी वैल्यू 1 होगी ना, आई और जे इक्वल होंगे तभी ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी कुछ। या आप यहाँ से कह सकते हो सीधा, हमारा सब्स्टिट्यूशन लॉ होता है, आपने फर्स्ट यूनिट में किया भी है सब्स्टिट्यूशन लॉ, उसमें क्या है हमारे पास, ये जो टर्म है ए डेल्टा आई जे, डायरेक्ट रिजल्ट पुट करके यदि मैं करना भी चाहूँ तो वी आई इज इक्वल टू, वी आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी जे, नीचे। यस हाँ मैम। वी जे, तो वी जे आ गया, वी जे ये है, वी जे ये है, तो 2 बन गया ना, हाँ मैम। हाँ 2, टाउ तो था ही मल्टीप्लाई, तो वी जे हमारा है। ठीक है,
अब है ये इस वाले अच्छा की ठीक है बारी। मैम, आ गया, ये हाँ, आगे वाला वी आई बन जाएगा ऐसे एक कुछ ना करने कॉपी से। पेन रखा करो बेटा साथ के साथ, ठीक है। वो मैम बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो गया था तो थोड़ा वो वॉइस नहीं आई थी, तो अच्छा मैं अच्छा। सोचा पता नहीं क्या ही कर दिया इसने एकदम, बट वो मैं ये बोल ही रहा था इक्वेशन इससे पहले भी। ओके ओके। कभी कभी क्लिक नहीं करता मैम एकदम। कोई बात नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे ये है मेरे पास, दोनों में वीजे कॉमन आ गया, बाहर ले लिया हमने वीजे को, यहाँ से बच गया टाउ आई जे माइनस लेमडा डेल्टा आई जे। ठीक है, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, ये तो 3x3 की है ही, ये भी हमारी 3 यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। तो ये तो होगा हमारा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, ध्यान है आप लोगों को। यहाँ पे ये तो वेक्टर हो गया, ये हमारी आइगन वैल्यू होगी, लेमडा की वैल्यू निकालने। तो दिस कंडीशन आर सेटिस्फाइड इफ एंड इफ ओनली v cap vj is a principal direction of stress and tau is equal to lambda is the corresponding principal stress। तो यहाँ पे vj तो हमारा जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारा ये जीरो होगा, टाउ आई जे इज इक्वल टू लेमडा डेल्टा आई जे। ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ना अच्छे से समझाती हूँ। एक्चुअली थोड़ा लैपटॉप भी ना स्लो हो रखा है। ओके, तो मेरे पास ये है जो आपके पास निकल के आया अभी, टाउ आई जे माइनस लेमडा डेल्टा आई जे, और साथ में हमारा वी आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे ये तो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो ये हमारा जीरो नहीं हो सकता फॉर ऑल आई के लिए। सो ये आएगा हमारा जीरो, यानी कि टाउ आई जे माइनस लेमडा डेल्टा आई जे इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टाउ आई जे इज इक्वल टू लेमडा टाइम डेल्टा आई जे। अब यहाँ से यदि आप देखो तो जब j इज इक्वल टू आई होगा, ठीक है, इफ i इज इक्वल टू j, तभी ये वैल्यू आएगी, यानी कि j इज इक्वल टू आई पुट करने के बाद हो गया टाउ आई आई इज इक्वल टू लेमडा डेल्टा आई आई। ठीक है, तो i की वैल्यू 1 होगी, तो हमारी ये टाउ 1 1 टाउ, ऐसे ये हमारे स्ट्रेस कंपोनेंट है, टाउ 1 1 लेमडा के इक्वल, टाउ 2 2 लेमडा के इक्वल, टाउ 3 3 लेमडा के इक्वल, और बाकी के लिए ये जो हमारा ये जीरो होएगा। ये इस टाइप की मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी, लेमडा लेमडा ये जीरो 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 लेमडा। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेस है दैट इज अलोंग दी डायगोनल एलिमेंट्स, हमारी ये प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गए, इनकी हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो दस टाउ एज्यूम एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑन ए प्रिंसिपल प्लेन ऑफ स्ट्रेस। तो बाकी जगह हमारा जीरो है, तो जो टाउ की जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही होगी, एंड टाउ इज गिवन बाय इक्वेशन 1। तो टाउ की वैल्यू हम कैसे, इसमें एक्चुअली क्या प्रूव करना था हमें कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही होगी। ठीक है, और जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, इक्वेशन 1 से। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस। तो हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे नॉर्मल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था कि प्योर नॉर्मल कब होगा, प्योर स्ट्रेस कब होगा, तो उनका यूज होगा यहाँ पे। तो लेट्स से द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट पी नॉट बी टेकन अलोंग द प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है, जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं प्रिंसिपल डायरेक्शन के अलोंग है, सो उनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्ट्रेस कंपोनेंट भी होंगे, और प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे हमारे पास तीन ही होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस होगा ओनली, वहाँ पे शियर स्ट्रेस नहीं होगा। सो लेट टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 बी द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट पी नोट। देन टाउ 1 1 था जो हमारा, दैट इज टाउ 1, टाउ 2 2 दैट इज टाउ 2, टाउ 3 3 दैट इज टाउ 3, और बाकी के हमारे हो जाएंगे जीरो। ठीक है, तो हमारे पास जो ये आएगी मैट्रिक्स, तो टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, और बाकी जो एलिमेंट हमारे वो बच जाएंगे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी, ये भी जीरो,
और ये भी 0। ठीक है, सो लेट, अब हमने निकालनी है मैक्सिमम और शियर स्ट्रेस निकालना है। लेट टी टिल्ड वी कैप बी द स्ट्रेस वेक्टर ऑन ए प्लेनर एलिमेंट एट पी नॉट। ये हमारा स्ट्रेस वेक्टर है। अभी हमने देखा स्ट्रेस कंपोनेंट को इन टर्म ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस की फॉर्म में पीछे किया था, हैविंग दी नॉर्मल दिस मच। लेट एन बी द नॉर्मल स्ट्रेस, एस बी द सीरिंग स्ट्रेस। तो हमें पता है जो टोटल हमारा स्ट्रेस वेक्टर होता है वो दोनों के स्क्वायर का सम होता है, कि मोड ऑफ टी टेल्ड वी कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस शियर स्ट्रेस का स्क्वायर। ठीक है, द रिलेशन टी, ये है स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ये आप लोगों को ध्यान हो तो टी आई वी कैप इज इक्वल टू टाउ आई जे वी जे, ये हमें पता है। ठीक है, इसका यूज होगा यहाँ पे अभी। सो गिव, तो हमें यहाँ पे आप मैं पीछे बैक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे दी 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो मुझे T1 T2 T3 तीनों वेक्टर मिल जाएंगे। ये देखिए T1 वी कैप इज इक्वल टू, ये कैसे आया है यहाँ पे, ओके सो हमारे पास ये था ना कि टाउ आई वी इज इक्वल टू वी कैप इज इक्वल टू टाउ आई जे वी वी जे, ये था मेरे पास। ठीक है, अब आई की वैल्यू यदि मैं 1 पुट करती हूँ, यानी कि T1 की जो वैल्यू होगी डेट इज T ऑफ 1, समीशन आएगा जे के ऊपर, J1 to 3 टाउ जे वी जे। सो डेट विल टाउ 1 1 V1 प्लस टाउ 1 2 V2 प्लस टाउ 1 3 V3। बट यहाँ पे हमारे जो ये हैं ये 0 है, और टाउ की वैल्यू ये जो टाउ 1 1 है ये डेट इज टाउ 1 V1। तो हमारे पास जो T1 जो स्ट्रेस वेक्टर है अलोंग x1 डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही T2 निकालोगे आप तो डेट इज टाउ 2 V2। ठीक है, यहाँ पे वो निकाल रखा आपके पास T1 T2 T3 सारे वेक्टर्स आ गए मेरे पास। और सो दैट नॉर्मल जो स्ट्रेस होता है हमारे पास, स्ट्रेस वेक्टर इनटू में हम जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमारा उससे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, टी टिल्ड वी कैप डॉट ऑफ वी। सो यहाँ पे अगेन इस डॉट को हम यहाँ पे हटाना चाह रहे हैं, तो इन कंपोनेंट्स की फॉर्म में लेके आ रहे हैं टी आई वी कैप इनटू में वी आई। ये आ गया हमारे पास। अभी आप लोगों ने जस्ट अभी आपने इसकी वैल्यू निकाल ली है, टी आई वी कैप की वैल्यू, T1 T2 T3 की वैल्यू निकाली है। जैसे आप मल्टीप्लाई करूंगी मैं T1 वी कैप इंटू में V1 प्लस T2 V2, ऐसे हम निकालेंगे T3 V3। तो जो T1 की वैल्यू है डेट इज टाउ 1 V1, साथ में मल्टीप्लाई है V1, तो ये हमारी बन गई टाउ 1 V1 का स्क्वायर प्लस टाउ 2 V2 का स्क्वायर प्लस टाउ V3 का स्क्वायर। यहाँ पे मिस्टेक है, ये V3 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया नॉर्मल स्ट्रेस। n इज ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल V1 V2 एंड V3। तो यहाँ से हमारा क्लियर है, जो n है हमारा V1 V2 V3 का फंक्शन है। कनेक्टेड बाय द रिलेशन, ये तो ऑब्वियस है कि V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन 2 इसको रिप्रेजेंट करी है, डेट इज V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है। ये फंक्शन हमारा हमें निकालना है, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है विद दिस कंडीशन, तो उसका भी आगे जिक्र करेंगे। तो इक्वेशन 1 देख लेते हैं एक बार दोबारा से। हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 ये थी n स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। ठीक है, और n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, n हमारा ये है। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 n इज इक्वल टू, सो यहाँ पे जो हमारा n रहेगा ये n है
तो n इज इक्वल टू टाउ वन तो एज इट इज, ठीक है, ये वाला टाउ वन एज इट इज। सुनाई दे रहा है भाई सबको? यस। यस मैम। ओके, तो इक्वेशन 1b को यदि आप ध्यान से देखोगे तो टाउ वन तो एज इट इज। अब v1 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने अभी किया था, v1 स्क्वायर की मैं यहाँ से वैल्यू निकालू, v1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस v2 का स्क्वायर माइनस v3 का स्क्वायर। यहाँ से v1 की वैल्यू आ जाएगी, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस v2 का स्क्वायर माइनस v3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये यूज कर लिया हमने यहाँ पे, तो हमारे पास ये बन गई 1 माइनस दिस टाउ, ये एज इट इज और ये वाली टर्म भी एज इट इज। सो इसको थोड़ा यदि आप हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया हमारा टाउ वन, टाउ टू, v2 स्क्वायर जिसमें कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये टर्म है, ये टर्म है, इनसे v2 स्क्वायर ले लिया, इनसे हमने v3 ले लिया, ठीक है। अब हमने निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस, n की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ठीक है। ये तो जस्ट अब हमने पुट किया है, v1 को पुट किया है इन टर्म ऑफ v2 एंड v3। ऐसे ही हम पुट करेंगे, v2 को पुट करेंगे इन टर्म ऑफ v3 एंड v1। सिमिलरली v3 के केस में हम पुट करेंगे v1 एंड v2। सो हमें निकालनी है इसकी एक्सट्रीम वैल्यू। यदि आप यहाँ से देख पा रहे हो तो जो n है हमारा डिपेंड है v2 एंड v3 के ऊपर, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। सो कल n, अब हम कैसे निकालते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा किस पॉइंट पे है, एक्सट्रीम वैल्यू कब होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो कल n ओवर कल v2 इज इक्वल टू 0, और ऐसे ही हम v3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और उनको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, यदि आप इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू v2, ठीक है। इसका यदि डेरिवेटिव मैं करती हूँ तो ये आएगा, टाउ वन का तो 0 होएगा, इसका जो डेरिवेटिव आएगा टाउ टू इंटू टाउ टू, 2 इंटू में v2, ठीक है, और ये हमारा होगा ही यहाँ पे, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे जो मेरी n है डेट इज n इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू माइनस टाउ वन v2 का स्क्वायर प्लस क्या हमारा टाउ थ्री है, क्या टाउ थ्री माइनस क्या था, ध्यान है भाई किसी को, टाउ थ्री माइनस टाउ वन, माइनस टाउ वन v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v2, वो निकल के आएगा हमारे पास, ये तो 0 हो गया, यहाँ से आएगा टाउ टू माइनस टाउ वन, 2 आ जाएगा साथ में, और v2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी तो इन अलग है ना हमारे पास। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है हमारी, यहाँ से इस टर्म से, तो इफ टाउ टू इज नॉट इक्वल टू टाउ वन, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ से v2 की वैल्यू 0 होगी, v2 0 होगा। सिमिलरली आप विद रिस्पेक्ट टू v3 डेरिवेटिव करोगे यहाँ पे, फॉर टाउ थ्री इज नॉट इक्वल टू टाउ वन के लिए हमारी v3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो हमने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू v2 एंड v3, तो वापस यदि हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, v2 भी 0 है, v3 भी 0 है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से n की जो वैल्यू आ गई डेट इज टाउ वन, n इज टाउ वन। और जो हमारा v1 v2 v3 की वैल्यू क्या होगी, चलो v2 v3 तो 0 हो गए हमारे पास, और v1 की वैल्यू क्या आएगी, v1 की वैल्यू आप ज्यादा ही आगे चले गए हम, ओके, v1 की वैल्यू क्या होगी, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर हमारा 1 था,
तो यहाँ से आप देखोगे इस रिलेशन से, ये रहा, ये रहा, यहाँ से ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो V1 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, V1 की वैल्यू क्या आएगी, +-1 दोनों ही। ये तो हमारा हो गया, n को हमने पुट किया था, n था जो नॉर्मल स्ट्रेस इन टर्म ऑफ V2 एंड V3। अब हम करेंगे n को पुट करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे V2 था ना, V2 का स्केयर इज इक्वल टू, इसको पुट करेंगे V1 माइनस V3 का स्केयर माइनस V1 का स्केयर। ठीक है, V2 स्केयर की जगह ये पुट करेंगे हम यहाँ पे इस इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे हमारी कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन 1b में हम पुट करेंगे V2 स्क्वायर की वैल्यू, ये पुट करेंगे तो किसका फंक्शन बन जाएगा, V1 और V3 का बन जाएगा। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V1 और V2 करके इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो वहां से हमारे पास V1 V2 तो 0 आ जाएंगे, और V2 की वैल्यू आएगी +-1, और n आएगा हमारा τ2। ठीक है, ऐसे ही हमारा थर्ड केस में होगा, यहाँ पे V1 V2 0 होंगे, V3 की वैल्यू +-1 और n इज τ3। सो यहाँ पे जो एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही है हमें नॉर्मल स्ट्रेस की, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ही मिल रही है, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस है हमारे पास। दस वी फाइंड दैट एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस n आर अलोंग दी, वैसे तो ओबियस थी ये बात, बट हमने जैसे प्रूव भी किया यहाँ पे, of the normal stress n are along the principal directions of stress and the extreme value are themselves principal stresses। yes, ये मेन है। यहाँ पे हम कह रहे, हमने प्रूव क्या किया कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है ना, वो हमेशा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डेट इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो वैल्यू होगी या कि जो हमारा फोर्स लगेगा, जो हमारा स्ट्रेस होगा, वो हमारा इट सेल्फ जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वही होगा, यानी कि τ1 τ2 τ3। तो यहाँ पे अभी तक हमने जो किया है, हमने किया है नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू हमने निकाली है। ओके, सो यहाँ तक किसी को दिक्कत? ऐसे भी आप लोग नहीं बोल रहे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा मुझे पढ़ाने में। हाँ ना, कुछ तो होना चाहिए ना। नहीं मैम। तो बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? क्लास अटेंड करते हो तो पूरा एक्टिव होके किया करो, ठीक है? रिस्पॉन्स दिया करो, ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं बोले जा रही हूँ, बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, अभी हमने निकाली कि नॉर्मल जो स्ट्रेस है उसकी एक्सट्रीम वैल्यू। अब ऐसे अब निकालेंगे हम शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस हमारे पास, तो ये तो सबको ध्यान होगा, मोड ऑफ शियर स्ट्रेस होता है क्या, जैसे मोड ऑफ टी टिल्ड का स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर प्लस एस स्केयर था हमारे पास, ये था ना, प्लस एस स्केयर। तो यहाँ से एस की वैल्यू निकालेंगे, एस स्केयर इज इक्वल टू दिस माइनस में एन स्केयर, टिल्ड एन कैप का स्केयर माइनस एन स्केयर। अब हमारे पास एन की तो वैल्यू है ही, अभी आपने निकाली थी ना एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या थी? एन की वैल्यू थी हमारे पास τ1 v1 का स्केयर प्लस τ2 v2 का स्केयर, τ2 v2 का स्केयर प्लस τ3 v3 का स्केयर। ये तो हमारी एन की वैल्यू थी। तो टी टिल्ड वी कैप माइनस एन स्केयर, तो माइनस एन स्केयर आपका ये रहा, ये रहा। इसकी पावर 2 भी होगी ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये तो एन की वैल्यू थी, दिस इज अ वैल्यू ऑफ एन, तो स्केयर हो गया हमारे पास। और हमारे पास जो टी टिल्ड वी कैप है ये भी निकाला था हमने, τ1 का स्केयर v1 का स्केयर τ2 का स्केयर v2 का स्केयर, ये ठीक है। अब हमने निकालनी है इसका एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम निकालनी है इसकी, जो हमने पीछे किया था वैसे ही सेम यहाँ पे करने वाले हम, ठीक है। So to determine the direction associated with the maximum value of this, we maximize the function this। तो इस ये जो हमारा s है किस किस का फंक्शन है? v1 v2 एंड v3 का, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस वन, v1 इंटू vi इंटू vi इज इक्वल टू 1।
तो वही कंडीशन है, v1 का स्केयर प्लस v2 का स्केयर प्लस v3 का स्केयर 1 होना चाहिए। ओके, तो अगेन हम यहाँ पे लेग्रांज मल्टीप्लाई यूज करेंगे। तो f जो हमारा फंक्शन है, जो नया फंक्शन हमने बना लिया है एस स्केयर, हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है एस की, एस स्केयर इस फंक्शन की विद दिस कंडीशन, कंडीशन इस फंक्शन पे है। तो हमने लेमडा जो हमारा यहाँ पे है दैट इज अ लेग्रांज मल्टीप्लायर। तो हमने इक्वेशन नंबर 4 आ गई। सो हमारा एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका जितने भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ध्यान से सुना इसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके हम इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालने वाले हैं v1 v2 v2, यानी कि किस डायरेक्शन के अलोंग हमारा शियर स्ट्रेस लग रहा है और टाउ की वैल्यू किस वैल्यू के लिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कल f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v1 पुट करके उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ओके, तो f हमारा क्या था s स्केयर, s स्केयर हमारा क्या था, s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v1, इस चीज को ध्यान रखना एक बार। तो विद रिस्पेक्ट टू v1 डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा होगा, ये होगा टाउ 1 का स्केयर 2, या पे इसको थोड़ा कंपाइल भी कर सकते हो इकट्ठा आप। ये हो गया हमारा यहाँ पे टाउ 1 का स्केयर v1 2 इंटू में v1, बाकी 0 हो गया। यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 पावर है इसकी, देखो यहाँ से आ गया टाउ 1 का स्केयर 2 टाइम हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास v1। यहाँ से जो टर्म आएगी डेट इज, क्योंकि ये तो 0 ही हो गए, तो ये बच गया हमारा पावर 4 होगी, यानी कि 4 टाउ 1 v1 की पावर 3। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू 0 पुट करना हमने इसको। ठीक है, तो टाउ 1 का स्केयर भी आएगा, यहाँ से ये तो थ्रू आउट कैंसिल हो गया, टाउ 1 का स्केयर 2 भी कैंसिल हो गया, हमारे पास एक v1 हो गया। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी हमारी डेट इज, ये हमारा इस फॉर्म का आ जाएगा, माइनस साथ में लेमडा भी है ना, माइनस लेमडा, ये वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है आपकी 2 टाउ 1 v1, और वो 4 टाइम यहाँ पे। ओके, विद रिस्पेक्ट टू v1 कर रहे हैं, हाँ हाँ ऐसे नहीं होगा भाई, क्योंकि वो उसको 2 टाइम है ना। ये थोड़ा मैं आपको थोड़ा, क्योंकि मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, इसका जो डेरिवेटिव कर रहे हैं ये तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव करोगे इसका, इसका और इसका, चलो इनका तो 0 हो गया है। हमेशा क्या होता है, मैंने क्या किया v2 v3 की वैल्यू 0 पुट कर दी, ऐसे नहीं होता, हमेशा डेरिवेटिव होने के बाद ही पुट करते हैं। तो पावर 2 है तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा 2 इंटू में टाउ 1 का स्केयर v1 का स्केयर, टाउ 2 का स्केयर v2 का स्केयर, टाउ 3 का स्केयर v3 का स्केयर की पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या आएगा हमारे 2 इंटू में टाउ 1 v1, तो 2 बाहर था हमारा, और यहाँ से ये 4 हो जाएगा। यस, ये देखिए ये 4 हो गया है। ठीक है, एक बार इसको करके देखना, नहीं हो तो भी पूछना। तो और ये लेमडा हो गया हमारा वी आई के स्केयर के, तो v1 के केस में क्या होगा 2 लेमडा v1। तो यहाँ से यदि मैं देख पा रही हूँ तो जो लेमडा की वैल्यू है हमारी ये होगी, दैट इज गिवन बाय इक्वेशन 6। ऐसे ही हम ये करेंगे, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v2 करेंगे और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू v3 करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी 8। तो ये सारी लेमडा की वैल्यू, लेमडा लेमडा लेमडा, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, तो मैं उन दोनों को लेमडा की वैल्यू इक्वल टू पुट कर दी हमने, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, यहाँ से जो टर्म कैंसिल आउट होती है उनको कैंसिल आउट कर दो, ये आ जाएगी हमारे पास। ये अभी डायरेक्ट नहीं आएगी, थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब आएगी। ओके, तो इफ यहाँ से यदि टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2 हो जाता है तो सब कुछ 0 0 हो गया हमारे पास दोनों साइड, बट हमें लेना है नॉन जीरो के लिए, टाउ 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आएगी, यहाँ पे क्या बचेगी, यहाँ पे यदि मैं इसके फैक्टर बनाऊंगी तो टाउ 2 माइनस टाउ 1 इंटू टाउ 2 प्लस टाउ 1, तो टाउ 2 माइनस टाउ 1 तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा टाउ 2 प्लस टाउ 1, इधर बचेगी ये वाली टर्म, बाकी 2 साथ में और ये वाली। ठीक है,
और इसी को मैं अगेन सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। तो इस टर्म से और इस टर्म से मैंने टाउ 1 कॉमन ले लिया, इस टर्म से और इस टर्म से टाउ 2 कॉमन ले लिया और इस तरह लिख दी। सो ये हमारी इक्वल टू 0 कब होगी? टाउ 1 के साथ कुछ टर्म मल्टीप्लाई है, यहाँ पे टाउ 2 के साथ मल्टीप्लाई है, ये टाउ 3 के मल्टीपल है। ठीक है, ये इक्वल टू 0 तभी होगी जब हमारा ये जो कोफिशिएंट्स है ना, ये जब 0 होंगे, ये सब 0 होंगे। तो ये 0 होने का मतलब है हमारा यहाँ से v1 की वैल्यू आ जाएगी +-1/√2 और यहाँ से आ जाएगी v2 इज 1/2 और v3 की वैल्यू आ जाएगी 0। ऐसे ही ये तो हमारा था, ये हमारी v1 v2 की वैल्यू आ गई। तो जो s था, s में हम पुट कर देते हैं v1 v2 की वैल्यू, तो हमारा ये आ जाएगा, s की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, करके देखना, नहीं हो तो कल से। हाँ हाँ बोलो। V2 में +-1 क्यों नहीं है? एक मिनट, गलती से रह गया, होगा बिल्कुल होगा, +-2 होगा, +-1/√2 यस होगा, और v3 0 होगा। ठीक है, तो v1 v2 v3 की हमें वैल्यू पता चल चुकी है अभी, जिसके लिए हमारी s की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब चलते हैं s की तरफ। s क्या था हमारा यहाँ पे? s ये है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे v3 की वैल्यू तो 0 होगी, v3 हमारा 0 होगा, और बाकी ये भी 1/√2 होगा, 1/√2 होगा और 1/√2। ठीक है, क्योंकि स्केयर है यहाँ पे, तो माइनस भी यदि पुट करते हो -1/√2 तो वही आना है हमारा। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो s की जो वैल्यू आएगी ना, मोड ऑफ s की वैल्यू, तो इसका हम स्क्वायर रूट भी करेंगे ना पुट करने के बाद, इस टर्म का स्क्वायर रूट करेंगे तो s की वैल्यू हमारी ये आएगी। जो shear stress एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ द shear stress that is given by 1/2 mod of टाउ 2 माइनस टाउ 1। ये यहाँ पे आप सोचोगे कि टाउ 3 नहीं आया, क्योंकि वहां पे v3 की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, ये है मैक्सिमम shear स्ट्रेस, ये हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, ओके, तो आपसे हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसको दो मतलब एक बार करके देखना हो तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी का आगे मैं कल करवाऊंगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ ओके, भी आगे निकाल के दिखा भी रखी है वैल्यू पुट करके ना, वहां पे डायरेक्ट लिख रखी थी, यहाँ पे निकाल के दिखा भी रखी है आगे, देखो ये देखो, ये दिखा रखी है। हो जाएगा मैम। हाँ, तो जस्ट कैलकुलेशन है और ये आपकी टेबल बन गई। ये जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है v3 के लॉन्ग, v3 की वैल्यू थी +-1 है, तो मिनिमम तो s 0 होगा, और जो स्ट्रेस होगा ना हमारा स्ट्रेस, जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा दैट इज टाउ 3, ऐसे ही v2 एक्सिस के लॉन्ग है, क्योंकि बाकी तो हमने 0 ले ली ना यहाँ पे, तो जो n की वैल्यू है दैट इज mod ऑफ 2। ऐसे ही यदि v2 और v3 0 है हमारे पास, दिस है, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा दैट इज mod ऑफ टाउ 1। और ये दे रखे हैं आपके पास, ये वाली जो टेबल है दैट इज शियर स्ट्रेस के लिए, कि जो शियर स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है दिस इज गिवन बाय दिस। तो अभी हमने निकाल लिया, जैसे हमने निकाला ये वाला केस निकाला था हमने, कि v1 v2 की वैल्यू तो है +-1/√2, v3 की वैल्यू है 0। तो इस केस में जो हमारा ये वैल्यू आएंगे मैक्सिमम, ये होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ये मिली। ठीक है, एक बार करके देखना, इसे होती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर कल करेंगे जहाँ से नहीं होता आपसे। ठीक है, ओके मैम। हाँ ओके भाई, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। और जैसे मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग थोड़ा ऑफ कर दूं, तो कल आपकी ना